हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के आईसीटी वाला जो यूनिट है उसी के एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम इस प्रकार से जान जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में कंप्यूटर या आईसीटी वाले पार्ट से आते हैं। तो चलिए देखा जाए कि किस प्रकार से हमको एग्जाम में क्वेश्चन आईसीटी वाले यूनिट से देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमको अपनी तैयारी को अपडेट रखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। हाँ देखिए, जैसा कि हम लोग को आज देखना है यूजीसी नेट पेपर 1 के एमसीक्यू और पीवाईक्यू। इसका मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये मिक्सअप है। इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है, जिसको हम लोग देखेंगे और उसको हल करेंगे। जैसे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका पूरा नाम सही रूप से सुमेलित है। इसका मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर या आईसीटी से संबंधित कुछ शॉर्टकट नेम दिए गए हैं, सूक्ष्म रूप दिए गए हैं, और जिसका फुल फॉर्म आपको मैच करना है, यानी किसका फुल फॉर्म सही से लिखा गया है, किसका गलत लिखा। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाई है नेटवर्क वाले टॉपिक में। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है लैन। लैन का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए यहां दिया है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमको इसमें चॉइस करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा देखिए यहां दिया है मैन का फुल फॉर्म दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए वैन का मतलब दिया है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, और जो चौथा ऑप्शन है उसका फुल फॉर्म दिया है वीपीएन का वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास में पढ़ते समय देखा था, मैंने नेटवर्क के प्रकार में बताया था कि लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक छोटा नेटवर्क जिसका हम आपस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम रेंज। ठीक है, और मैन का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये थोड़े से बड़े क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जैसे एक टाउन में, एक नगर में, एक सिटी में। ठीक है, और फिर मैंने बताया था आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब देखिए मैंने बताया था कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है इंटरनेट, जो पूरे दुनिया में, पूरे देश में फैला होता है। और ये जो मैंने बताया था आप लोग को, तो वीपीएन, तो वीपीएन का देखिए यहाँ पे जितने टर्म दिए गए हैं सब नेटवर्क से संबंधित हैं, और यहां दिया है वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म देखिए गलत है, यहां पर्सनल की जगह क्या होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है, तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए मैंने बनाया है, रेडी किया है। देखिए इसका पूर्ण रूप क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, और वीपीएन का देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और यहां वही प्राइवेट की जगह क्या दिया था, पर्सनल। तो ये थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस दिखेगा आपको क्वेश्चन में, तो उसको आपको ध्यान से जब पता रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जब कोई व्यक्ति पत्रिका सदृश प्रविष्टियां इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं तो इन प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पत्रिका के रूप में कोई जर्नल इंटरनेट पर प्रकाशित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन एडवाइजरी कॉलम, यानी परामर्श हेतु स्तंभ।
दूसरा दिया है नेट ओपिनियन यानी नेट अभिमत। तीसरा ऑप्शन दिया है वेब ब्लॉग और चौथा ऑप्शन दिया है डिजिटल स्टोरीज या डिजिटल कहानियां। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति पत्रिका के रूप में किसी चीज को इंटरनेट पर प्रकाशित करता है तो ना तो वो परामर्श हेतु स्तंभ होगा, ना तो नेट अभिमत होगा और ना तो डिजिटल कहानी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? वेब ब्लॉग। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है। देखिए, ब्लॉग या वेब ब्लॉग संक्षिप्त रूप बार बार अद्यतन किया जाने वाला वेब पेज है जिसका उपयोग व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यावसायिक सामग्री के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति पत्रिका, जर्नल सदृश प्रविष्टियां इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं तो इन प्रविष्टियों को वेब ब्लॉग कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये इसका देखिए इंग्लिश वर्जन है, हिंदी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया गया है कि जब एमएस वर्ड, देखिए लिखा गया है कि एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। जैसे देखिए हम लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन एमएस वर्ड से संबंधित है। जब आपको एमएस वर्ड की जानकारी रहेगी तो आप ये सब चीजों को आराम से कर लेंगे। देखिए उसमें बता रहा है कि ये कौन कौन सी सुविधा एमएस वर्ड में उपस्थित होती है। देखिए एमएस वर्ड का यूज करते समय हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं कि नहीं, या ये सुविधा इसमें रहती है कि नहीं। दूसरा दिया है इसमें मेल मर्ज, यानी किसी मेल को मर्ज कर सकते हैं कि नहीं। इसमें वर्तनी जांच और थीसिस होती है कि नहीं। इसका मतलब जो चीज हम उसमें लिखते हैं उसको स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसमें दिखेगा कि नहीं, बताएगा कि नहीं। या किसी चीज की थीसिस जिसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी के रूप में, यानी किसी चीज की मीनिंग अगर हमको ढूंढना है तो वर्ड में उपलब्ध रहेगा कि नहीं। और चौथा ऑप्शन दिया है स्वचालित पुनर्परिकलन। देखिए इसका इंग्लिश जो है देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला दिया है फाइंड एंड रिप्लेस, दूसरा दिया है मेल मर्ज, तीसरा दिया है स्पेल चेक एंड थेसर्स और चौथा दिया है ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। तो देखिए इन ऑप्शन को देखने से पता चलता है जब आप वर्ड यूज किए रहेंगे तो ये सुविधा आपको दिखेगी, मेल मर्ज भी दिखेगी, स्पेलिंग चेक एंड थेसर्स भी दिखता है। जब हम कोई चीज गलत लिखते हैं तो वहां रेड करके आ जाता है, रेड ऐसा अंडरलाइन हो जाता है। और ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन इसमें नहीं दिखता है, ये ऑप्शन दिखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो हमको इसमें से चुनना है कि कौन कौन सा ऑप्शन दिखे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से देखिए हमारा कौन सा सही होगा। देखिए ए बी सी, दूसरा ऑप्शन दिया है देखिए बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन दिया है सी एंड डी और चौथा ऑप्शन दिया है ए बी और डी। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा ये जो डी वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा, तो हम जिस आंसर में डी दिया रहेगा सबसे पहले तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा देखिए बचा दो में से हम देखिए इसमें पहला वाला जो ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, देखिए ये एक्सप्लेनेशन इसका है कि एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में निम्न सुविधाएं होती है। देखिए इसमें फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, वर्तनी जांच हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये आसान टेबल बना सकते हैं, तालिका बना सकते हैं और उसका संपादन कर सकते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए दिया गया है कि सुरक्षित, सरल व तत्काल डिजिटली भुगतान को सुगम बनाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर आधारित निम्न में से वह कौन सा भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है
जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है, यानी नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया कौन सा ऐसा पेमेंट ऐप है जो भारत सरकार ने बनाया है। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार के द्वारा मोबाइल भुगतान ऐप जो है वो इनमें से कौन है, वही हमको ढूंढना। देखिए तो 4 ऑप्शन दिया है, माई गव, उमंग, भीम, फोन पे। तो देखिए माई गव जो है ये पेमेंट की कोई एप्स नहीं है। उमंग जो है ये भी पेमेंट से संबंधित नहीं है, ये गवर्नेंस से संबंधित है, ये भी गवर्नेंस से संबंधित है। फोन पे देखिए ये भारत सरकार का नहीं है, ये भी पेमेंट गेटवे है, पेमेंट यूपीआई का है, लेकिन ये एक प्राइवेट है। तो इसमें से देखिए हमारा जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट होगा। देखिए बहुत से लोग भीम पे को भी यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, देखिए भीम को भारत सरकार के द्वारा देखिए मोबाइल भुगतान ऐप है और इसको नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। देखिए इसमें दिया है कि आईएसपी उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है शुल्क के लिए, जबकि वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए हमको इसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो देखिए पहला कथन दिया है कि आईएसपी जो होता है वो उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, उसके बदले में उससे शुल्क लेता है। दूसरा उसी में दिया है, जबकि वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए क्या दिया है, वेब खोज इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेबसाइट को हिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाते समय ही बताया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो इंटरनेट सर्विस हमको प्रदान करते हैं, उसके बदले में हमसे शुल्क लेते हैं और उसकी वजह से हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। तो आईएसपी का मतलब देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे हम लोग विभिन्न कंपनियों का सिम कार्ड यूज करते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, तो ये जो इंटरनेट की सुविधा हमको यूज करने के लिए देते हैं उसके बदले में हमें रिचार्ज करना पड़ता है, तो वही होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उनकी शुल्क को अदा करने के बाद हम देखिए वेब ब्राउजर तक पहुंचते हैं, इंटरनेट तक पहुंचते हैं। और देखिए वेब ब्राउजर के बारे में भी मैंने बताया था कि हम वेब ब्राउजर का उपयोग कब करते हैं, जब किसी वेबसाइट को ओपन करना होता है तो हम वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए हमारे मोबाइल में गूगल क्रोम होता है तो हम उसका उपयोग करके देखिए किसी वेबसाइट को खोलना होता है तो हम खोलते हैं। तो पहला कथन देखिए सही है। दूसरा कथन देखिए, वेब खोज इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेबसाइट को हिट के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जब हम किसी वेबसाइट को वेब ब्राउजर में सर्च करते हैं तो देखिए उसको हिट के रूप में जाना जाता है, ये भी कथन सही है। तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला देखिए क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। देखिए ऑप्शन बी क्या दिया है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, यानी कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। तीसरा ऑप्शन दिया है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। चौथा ऑप्शन दिया देखिए, स्टेटमेंट 1 जो है असत्य है जबकि स्टेटमेंट 2 सत्य है। तो देखिए हम लोग का आंसर क्या है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो सही आंसर होगा ए। यहां इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। देखिए जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो सेवा प्रदाता होते हैं वो
हमसे शुल्क लेते हैं और शुल्क लेने के बाद हम उनके द्वारा प्रदान की गई इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की वेबसाइट, विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन, विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये भी मैंने आप लोगों को जब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा रहा था तब इसमें मैंने आपको बताया था। तो देखिए, ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक अपना डाटा खो देगा। ठीक है, देखिए, तो जब मैंने आप लोग को मेमोरी वाला यूनिट पढ़ाया था उसमें बताया था कि कौन कौन सी ऐसी मेमोरी होती हैं जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं, लाइट कट जाती है तो उसमें से डाटा तुरंत हट जाता है, और कौन कौन सी ऐसी मेमोरी है कि कंप्यूटर या लैपटॉप ऑटोमेटिक बंद हो जाए या लाइट कटने की वजह से बंद हो जाए तो हमारा डाटा सेव रहता है, डिलीट नहीं होता। देखिए, तो उसमें देखिए मैंने जो बताया था उसके आधार पर देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सीपीयू रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मेन मेमोरी। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, यानी किसमें से हमको चुनना है कि कौन कौन सा सही होगा। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सी ओनली, दूसरा ऑप्शन दिया है ए और सी, तीसरा ऑप्शन दिया है बी और ए, और चौथा ऑप्शन दिया है ए, बी और सी। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि सीपीयू रजिस्टर से जो होता है क्या कि जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें जो भी डाटा रहता है वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है। कैश मेमोरी से भी वही होता है कि कोई भी डाटा कंप्यूटर या सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो उसमें सेव नहीं होता है। मेन मेमोरी में भी यानी रैम में भी ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने पढ़ाते समय भी आप लोग को बताया था कि ये सब जो मेमोरी होती है इसमें कोई डाटा सेव नहीं होता है, इसको हमको किसी द्वितीयक मेमोरी में, अस्थाई मेमोरी में इसको सेव करना होता है। ये सब जितनी मेमोरी थी ऊपर कैसी मेमोरी थी, अस्थाई। ठीक, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है लेकिन ये अस्थाई। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मैंने आप लोग को कंप्यूटर का जो प्रकार था उस वाले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकारों में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं और कौन सी पीढ़ी में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है कि पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की गई निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का सही क्रम बताएं। ठीक है, आप देखिए इसमें बताया गया है कि पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसको हमको क्रम से लगाना है। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आईसी, इसको शॉर्टकट में देखिए क्या कहा जाता है, आईसी। तो एकीकृत परिधि यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे। दूसरा दिया है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन दिया है ट्रांजिस्टर्स, चौथा ऑप्शन दिया है वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली। तो आपको अब इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से चुनना है, यानी इसको क्रम से लगाना है। तो कौन सबसे पहले होगा, कौन दूसरे स्थान पे होगा, कौन तीसरे और कौन चौथे, यानी इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर के पीढ़ियां हैं जिनमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो देखिए जैसे मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर होता है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखिए हमारा जिस भी ऑप्शन में डी पहला होगा वही राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें भी डी पहला है, इसमें भी डी पहला है। अब हमको आगे का देखना है। तो फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर होता था उसमें देखिए किस चीज का प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग। तो उसके बाद देखिए हमारा सी ऑप्शन सही है, इसमें देखिए दोनों में सी दिया है। अब हमको देखिए ए और बी में अलग अलग दिया है, इसी को सही करना है।
तो देखिए फिर उसके बाद देखिए जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर होता है उसमें आईसी का उपयोग किया गया था। तो देखिए ये ए होगा। उसके बाद देखिए जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी राइट आंसर होगा DCAB। ठीक, देखिए इसका आंसर देखिए बी नंबर होगा। देखिए मैंने बता दिया ना आपको, बी नंबर। देखिए इसका सही क्रम क्या होगा DCAB। देखिए सबसे पहला वाला जो कंप्यूटर था उसमें निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में देखिए ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में देखिए आईसी का उपयोग किया गया था और चौथी पीढ़ी में देखिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए मेमोरी से संबंधित है। ये देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेमोरी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मेमोरी वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल होती है। ठीक है, देखिए कभी कभी हिंदी वाले क्वेश्चंस में देखिए कभी कभी गड़बड़ी रहती है, इसीलिए इंग्लिश जरूर पढ़ लेना चाहिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स आर वोलेटाइल। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो इंग्लिश में सही से समझ में आती है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए बता रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी इस मेमोरी में से जो है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब देखिए मैंने क्या बताया था कि अस्थाई, और तो इसमें से हमको देखिए कौन कौन सी मेमोरी जो है अस्थाई है। देखिए छठा, एक होती है वोलेटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब अस्थाई वाली। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है CMOS मेमोरी, दूसरा दिया है कैश मेमोरी, तीसरा दिया है फ्लैश मेमोरी, चौथा दिया है हार्ड डिस्क, ठीक है, और पांचवा दिया है रैम। अब देखिए इसमें से हमको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जैसे यहां देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए जो कैश मेमोरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क देखिए ये कैश मेमोरी जो है वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल होती है, उसका मतलब अस्थिर होती है। और ये देखिए फ्लैश मेमोरी जो होती है ये स्थायी होती है। हार्ड डिस्क भी देखिए अस्थाई होती है, रैम देखिए अस्थाई होता है। ठीक है, CMS मेमोरी भी देखिए अस्थाई होती है। यानी इसमें हमसे पूछा था कि अस्थिर या अस्थाई मेमोरी, तो अस्थाई मेमोरी देखिए हमारी दो होंगी, B और E। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग इसमें चेक करते हैं, देखिए हमारा कौन सा होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है A, B और E, तो यानी B और E तो सही है, लेकिन इसमें A दिया है, A होगा नहीं, यानी ये गलत है। ACD ये भी नहीं होगा, देखिए ACD नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है BCE ये भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा BE। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है यहां पर कि वोलेटाइल मेमोरी में डाटा संग्रहित करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें दिया है कि अनिल नाम का कोई व्यक्ति है, उसके कंप्यूटर पर एक MP3 फाइल संग्रहित है। तो MP3 फाइल में किस प्रकार का डेटा होता है। देखिए विभिन्न प्रकार की फाइल हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में सेव करके रखते हैं। तो फाइल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फाइल के प्रकार में जैसे कुछ फाइल होती है वीडियो फाइल होती है, कुछ फाइल होती है ऑडियो फाइल होती है, कुछ फाइल होती है इमेज फाइल होती है, कुछ फाइल होती है टेक्स्ट फाइल होती है, जिसको हम लोग कुछ चीज लिखे रहते हैं। तो उन्हीं सब में से पूछ रहा है कि जो MP3 होती है वो इसमें से किस प्रकार की फाइल है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया है। पहला देखिए दिया है वीडियो, दूसरा दिया है देखिए ध्वनि साउंड, तीसरा दिया है इमेज और चौथा दिया है टेक्स्ट।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो MP3 फाइल होती है वो ऑडियो फाइल होती है। देखिए हम लोग MP3 सॉन्ग्स भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं, तो इसको देखने से ही तुरंत पता चल जाता है कि ये वीडियो नहीं होगी, इमेज चित्र नहीं होगी, टेक्स्ट नहीं होगी, क्या होगी, ध्वनि होगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, MP3 फाइल जो होती है वो ध्वनि साउंड को सेव करने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था। देखिए कितना क्वेश्चन आपका मेमोरी से, बहुत सारा क्वेश्चन है, और मैंने जानबूझकर मेमोरी से आए गए जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट उसको इसमें शामिल किया है। इससे आपको पता लग जाता है कि कंप्यूटर की मेमोरी वाला यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें डी रैम और एस रैम के बारे में है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, उसी के बारे में। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो डायनामिक रैम होता है, देखिए गतिक रैम कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाला रैम का सर्वाधिक सामान्य प्रकार है, परंतु जहां पर परम गति अनिवार्य होती है वहां पर स्थिर रैम यानी स्टैटिक रैम प्रौद्योगिकी को वरीयता दी जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए स्टेटमेंट कथन क्या दिया है, प्रोसेसर की मेमोरी कैश मेमोरी का उच्च गति भाग है और उसके लिए SRAM प्रभावी प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो देखिए ज्यादातर कंप्यूटरों में देखिए डी रैम का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, तो उसमें डी रैम के यानी डायनामिक रैम के बजाय स्टैटिक रैम यानी SRAM का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन देखिए सही है। दूसरा कथन देखिए क्या दिया है कि प्रोसेसर की मेमोरी कैश मेमोरी का उच्च गति भाग है और इसके लिए SRAM प्रभावी प्रौद्योगिकी है। तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि SRAM बहुत फास्ट स्पीड के लिए उपयोग किया जाता है, और आप जानते हैं कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी का इस्तेमाल देखिए SRAM में होता है। इसका मतलब कथन ये भी सही। ठीक है, अब देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन सी दिया है देखिए कथन 1 सत्य है कथन 2 असत्य है, और डी ऑप्शन दिया है कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन। इसका देखिए यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि जो डी रैम होता है वो ज्यादातर सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन SRAM जो है जहां किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे संस्थान में जहां ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है तो वहां पर इस SRAM का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दो स्टेटमेंट है, देखिए इंटरनेट से संबंधित है। देखिए इसमें दिया है कथन 1 में कि ड्रॉप बॉक्स इंटरनेट पर ईमेल सेवा का एक उदाहरण है, और दूसरा कथन दिया है गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, अब देखिए इसके जो ऑप्शन, देखिए हम लोग जानते हैं कि गूगल डॉक्स जो होता है गूगल पर MS वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला एक वर्ड प्रोसेसर होता है, जिसपे हम MS वर्ड की तरह ही सारा कुछ लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन तो सही है। ठीक है, अब इसमें दे रहा है ड्रॉप बॉक्स इंटरनेट पर ईमेल सेवा का एक उदाहरण है, तो ये देखिए गलत है। ड्रॉप बॉक्स जो है इंटरनेट पर ईमेल के लिए नहीं होता है, किसी फाइल को अपलोड करने के लिए होता है, किसी फाइल को सेव करने के लिए होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जैसे इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो कथन 1 देखिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी दिया गया है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, और चौथा ऑप्शन दिया है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। यही हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए ये गलत दिया है, इंटरनेट पर ईमेल सेवा का उदाहरण ड्रॉप बॉक्स नहीं। देखिए राइट आंसर डी देखिए दिया है। ड्रॉप बॉक्स देखिए मैंने क्या बताया कि फाइल शेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है, इस पे हम विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इंटरनेट कुकीज के संबंध में, यानी इंटरनेट पे कुछ कुकीज होते हैं। कुकीज क्या होता है भी देखिए मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कुकीज के बारे में। ठीक है, फर्मवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, कुकीज क्या होते हैं, इन सारी चीजों को मैंने शेयरवेयर क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाया है पढ़ाते समय जब बताया। देखिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट कुकीज के संबंध में ए से डी में से कौन सा कथन सही है। देखिए ए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दिया गया है वे स्पाईवेयर के एक रूप हैं। दूसरा दिया उनका केवल विज्ञापन में प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन दिया उनका प्रयोग ब्राउजर प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है। और चौथा दिया है वे वायरस की तरह कार्य करते हैं। देखिए जब मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था तो देखिए वायरस की तरह कार्य नहीं करते हैं, स्पाईवेयर जासूस के रूप में काम नहीं करते हैं, इनका उपयोग विज्ञापन के लिए भी नहीं होता है, इनका उपयोग देखिए ब्राउजर प्रयोग की खबर रखने के लिए। मैंने बताया था ना कि जब हम किसी वेबसाइट को अपने इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो बाद में जब कभी दोबारा उसका कोई छोटा सा भी पार्ट लिखते हैं तो वो हमारे सामने खुलकर आ जाती है। तो खुल के आने का क्या है, यही जो कुकीज होते हैं वो खबर रखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज को कितने बार सर्च किया है। तो वो हमारा पहले से डाटा जैसे ही थोड़ा सा कुछ इसका एंटर करते हैं तो वो सामने खुलकर आ जाता है। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, दिया है ओनली ए नहीं, दिया है ए और बी ये भी नहीं, ओनली सी ये देखिए राइट होगा, सी एंड डी नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये फिर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ए से डी से उस क्रम में दर्शाती है जिसमें सबसे फास्ट कौन होती है, फिर उससे कम फास्ट कौन होती है, फिर उससे कम फास्ट और सबसे स्लो कौन सी होती है। ठीक है, यानी हमको देखिए ये जो विभिन्न प्रकार की मेमोरी हैं इनको इनकी स्पीड के क्रम में लगाना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक टेप, दूसरा ऑप्शन दिया है देखिए हार्ड डिस्क, चुंबकीय हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन दिया है देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है देखिए प्रोसेसर रजिस्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था उसी के अनुसार देखिए हल करेंगे। तो जो सबसे पहला देखिए फास्ट होता है प्रोसेसर रजिस्टर होता है, उसके बाद देखिए कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होता है, उसके बाद देखिए रोम होता है, उसके बाद फ्लैश ड्राइव, तो बहुत ढेर सारा है। सबसे स्लो जो होता है चुंबकीय टेप होता है, यानी देखिए पहला ये होगा, चौथा ये होगा। ठीक है, अब हार्ड डिस्क और रैम में से देखिए ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए इसी प्रकार से क्रम हम लगा लेते हैं, यानी जिसमें देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें डी पहला है, देखिए डी इसमें पहला है, इसमें पहला, देखिए इसमें भी सी दूसरा है, इसमें भी देखिए सी दूसरा है, यानी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हमको देखिए कंफ्यूजन कहां हो रहा है, ए और बी में। तो देखिए जिसमें बी दिया यानी ये तीसरा होगा, ये चौथा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए डी। ठीक है, देखिए राइट आंसर डी यानी डी सी बी ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कथन दिए गए हैं जो देखिए किसी रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्किंग में निर्देशित एवं अनिर्देशित मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए इसमें दिया गया है निर्देशित मीडिया संचरण अनिर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में उच्च स्पीड का अनुसमर्थन करता है। ठीक है, देखिए दूसरा दिया है निर्देशित मीडिया में अनिर्देशित मीडिया की तुलना में कम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, देखिए मीडिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज का माध्यम, किस चीज का माध्यम, संचार का माध्यम। तो संचार का वह माध्यम जो
निर्देशित होता है उसमें बताया जा रहा है कि उच्च स्पीड का अनुसमर्थन करता है, किसके मुकाबले? अनगाइडेड मीडिया की। दूसरा दिया है इसमें कि निर्देशित मीडिया में अनिर्देशित मीडिया की तुलना में कम हस्तक्षेप। देखिए, कोई जब किसी चीज को ध्यान से करेगा, उस पर कंट्रोल रखेगा, गाइड करेगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसमें हस्तक्षेप भी कम होगा। और ऐसी चीज जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, जिसको कोई देखने वाला नहीं हो, तो उसमें हस्तक्षेप करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा दिया है अनिर्देशित मीडिया संचरण निर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। ये पूरी तरह से गलत है। जैसे जिस चीज को लोग कंट्रोल करेंगे, लोग जिस पर ख्याल रखेंगे, जिसका ध्यान रखेंगे, वो सुरक्षित होगा, या जिसका ध्यान कोई नहीं देगा, जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा, वो होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला दिया है ए और बी ओनली, दूसरा दिया है ए और सी ओनली, तीसरा दिया है बी एंड सी ओनली, और चौथा दिया है ए एंड बी और सी। यानी देखिए अब हमारा इसमें देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें लिखा गया है क्या? इसमें देखिए 3 ऑप्शन है। देखिए पहला दिया गया है कि बायोस, यानी बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सोर्स। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है कि बायोस जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, देखिए उपयोगिता सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का एक उदाहरण है। देखिए सॉफ्टवेयर का प्रकार जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये उससे रिलेटेड है। तीसरा दिया देखिए स्पाईवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ मालवेयर, इसका मतलब स्पाईवेयर मालवेयर का एक उदाहरण है। तो इसमें से हमको देखिए राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, गलत हो जाएगा। सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर देखिए फर्मवेयर का उदाहरण है, यह भी नहीं सही होगा। स्पाईवेयर मालवेयर का एक उदाहरण है, ये सही होगा। ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा? पहला देखिए दिया है ओनली ए, दूसरा दिया ओनली बी, तीसरा दिया है ओनली सी, और चौथा दिया है बी और सी। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट हमारा सी। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहां मैंने दे दिया। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए दिया निम्नलिखित में से किस विधि से व्यवसाय सकारात्मक ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए आईसीटी का उपयोग करते हैं। देखिए ये आईसीटी के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन है, ये सबसे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था। देखिए जब कोई व्यापारी होता है तो ग्राहकों के साथ पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट करने के लिए वो किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग करता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राहकों को घर बुलाना, दूसरा दिया गया देखिए लक्षित विपणन अभियान बनाना, तीसरा दिया है देखिए वेबसाइटों पर पॉपअप विज्ञापन देना, और चौथा देखिए दिया गया है अयाचित ईमेल भेजना। देखिए कोई भी व्यवसायी जब अपने ग्राहकों से कनेक्ट होना चाहेगा कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से, तो देखिए वो अपने ग्राहकों को घर नहीं बुलाएगा, ये गलत है। वेबसाइटों पर देखिए पॉपअप विज्ञापन देकर भी नहीं संभव हो सकता है। अयाचित मेल नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्पैम में चला जाएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि अपने ग्राहकों के साथ वो क्या करेगा, लक्षित विपणन अभियान चलाएगा। यानी देखिए टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन चलाएगा, अभियान चलाएगा, अपने मार्केटिंग से संबंधित प्रचार प्रसार करेगा, तब जाके वो अपने ग्राहकों तक आईसीटी की मदद से पहुंच सकता है। विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजिंग का उपयोग करेगा तब जाके वो पहुंच सकता है, ऐसे बाकी ऑप्शन नहीं। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए आंसर बी। अब अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
ये देखिए, ये अमूर्तता के संबंधित है। देखिए, जो किस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो अमूर्तता जिसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। देखिए, मोबाइल टेलीफोन, एंड्रॉयड फोन, संचार उपकरण और टेलीफोन। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में देख लेंगे, इंक्रीजिंग अब्स्ट्रैक्टनेस। ठीक है, तो इसके मामले में देखिए सबसे पहले स्थान पर कौन सा होगा, दूसरे स्थान पर कौन सा होगा और तीसरे पर चौथे। तो देखिए इसमें जो टेलीफोन होता है वो सबसे कम अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें हर चीज देखिए हमको मूर्त रूप में दिखती है। यानी टेलीफोन का देखिए रिसीवर होता है और तार होते हैं, खंबे लगे होते हैं, तो ये चीजें मूर्त रूप में ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो सबसे टेलीफोन हो जाएगा। फिर देखिए जो संचार के उपकरण होते हैं, वो बहुत सारे जो संचार के उपकरण होते हैं उसमें भी देखिए सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मूर्त रूप में होते हैं, अमूर्त रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड्रॉयड फोन, ये देखिए इसमें ज्यादातर अमूर्त चीजों का उपयोग किया जाता है, जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए मोबाइल टेलीफोन, इसमें भी देखिए अमूर्त चीजों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन एंड्रॉयड के मुकाबले थोड़ा कम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एंड्रॉयड फोन होगा वो सबसे ज्यादा, देखिए ये सबसे ज्यादा अमूर्तता का उपयोग करता है। ठीक है, सबसे कम कौन करेगा, सबसे संचार उपकरण। तो देखिए इसको जब हम क्रम से लगाएंगे तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, अब लोग राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है बी ए डी सी, तो देखिए बी ए डी सी यानी पहला देखिए सही होगा, बाकी के ऑप्शन सही नहीं होंगे। देखिए बी डी ए सी ये नहीं सही होगा, सी डी ए बी ये भी नहीं सही होगा, सी ए बी डी यानी पहला हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लिखा है स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। देखिए जब हम किसी इंटरनेट सर्विस का उपयोग करते समय वेबसाइट से जब कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें देखिए इनमें किसका किसका उपयोग होता है। देखिए पहला दिया है डीएनएस, दूसरा दिया है एफटीपी और तीसरा दिया है आईपी। ये भी देखिए मैंने आपको सर्वर और नेटवर्क वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया। डीएनएस का मतलब होता है देखिए डोमेन नेम सिस्टम, देखिए डोमेन नेम सिस्टम। इसका देखिए उपयोग जब हम किसी वेबसाइट से वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस डोमेन का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमको कोई वीडियो देखना है, जैसे मान लीजिए या कोई चीज सर्च करना है तो हम लिखते हैं amazon.com। ठीक है, जैसे उसी प्रकार देखिए हम लोग अब इसके पहले क्या लिखेंगे www। ठीक है, तो ये देखिए .com जो होता है यही डोमेन होता है, ये अमेजन देखिए सब डोमेन होता है, तो इसका उपयोग हम करेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार के वीडियो इस पे उपलब्ध होते हैं तो हम इसको देखते हैं। फिर देखिए आईपी एड्रेस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए डीएनएस जो है ये आईपी से कनेक्ट कराता है, यानी जब हम किसी चीज को सर्च करना होता है तो हम सबसे पहले डोमेन नेम ही डालते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में डालें चाहे पूरा डालें, और फिर इस डोमेन नेम से ये आईपी से कनेक्ट हो जाता है। जैसे देखिए जब कभी आप कंप्यूटर में देखेंगे तो सबका आईपी एड्रेस होता है। देखिए जैसे 192.168.1.1 यानी देखिए 4 पार्ट में बटा होता है। तो कंप्यूटर इसी चीज को पहचानता है, इस चीज को कंप्यूटर नहीं पहचानता। ये देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसलिए कंप्यूटर ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है इसको कन्वर्ट करके इसमें भेज देता है और फिर वो चीज हमारे सामने प्रदर्शित हो। तो ठीक है, तो देखिए और जो फाइल ट्रांसफर वाला एफटीपी है तो ये फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखिए होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये फाइल के लिए होता है, वीडियो वगैरह के लिए उपयोग नहीं। इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया देखिए क्या क्या दिया है,
ए और बी, ए और सी, बी और सी, और चौथा दिया है ए बी और सी। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ए और सी। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी देखिए फिर फुल फॉर्म से रिलेटेड है। देखिए आप लोगों ने शुरू में देखा था लैन वैन वाला, उसी प्रकार देखिए अभी दिया। इसमें देखिए 4 टर्म दिए गए हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, फुल फॉर्म हमको इसमें से देखना है किसका सही है। देखिए लिखा गया ना, निम्नलिखित से कौन से संक्षिप्ताक्षर का उसके विस्तृत रूप से मिलान गलत है। अब इसमें देखिए कौन सही है कौन गलत देखना। तो देखिए इम्प्रिंट का फुल फॉर्म दिया गया, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए तो अगला देखिए भीम का दिया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तीसरा दिया है यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। चौथा दिया देखिए पे थ्रू मोबाइल, यानी पेटीएम का फुल फॉर्म पे थ्रू मोबाइल, उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, इम्प्रिंट का फुल फॉर्म इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक। ठीक है, तो जैसे देखिए देखने से हम लोगों ने पढ़ा था, बताया था मैंने आप लोगों को, जो है ऑफलाइन क्लास चल रही थी उसमें, तो उसमें देखिए इम्प्रिंट का फुल फॉर्म इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है, राइट है ये। भीम का देखिए मैंने अभी बताया आपको कि भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ये भी राइट होता है। पेटीएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, पे थ्रू मोबाइल होता है। जो सी वाला ऑप्शन है देखिए यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, यहां तक सही है। ये जो जेनरेशन है ये गलत है, यहां होना चाहिए गवर्नेंस। देखिए ये थोड़ी सी चीज के लिए देखिए गलत सही होता है, तो इसी को पकड़ नहीं पाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। आज की क्लास में देखिए मेरा 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का लक्ष्य था और मैंने उसको करवाया। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का ये 20वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है सर्च इंजन और ब्राउजर के बारे में। देखिए ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। इसमें दिया देखिए 2 स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया है गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। ठीक है, दूसरा देखिए कथन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अब देखिए मैंने पढ़ाते समय आप लोग को बताया था, एकदम क्लियर इमेज दिखा के बताया था कि गूगल जो है एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, यानी स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से सही। ठीक है, इसका भी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट विंग का भी इमेज में फोटो दिखाया था। तो देखिए इसमें दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है और माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउजर। देखिए ये उल्टा दे दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वेब देखिए क्या है वेब ब्राउजर है जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंग जो है एक सर्च इंजन है। तो यानी ये उल्टा दे दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, इसमें दिया है पहला नंबर कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, गलत। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये भी गलत। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये देखिए सही, ये गलत। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां बना दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखिए मैं आप लोगों को अब यूजीसी नेट से ही रिलेटेड कोई दूसरी यूनिट करवाऊंगा और उन यूनिट में या तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है या हायर एजुकेशन, इन दोनों में से कोई एक यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसका अध्ययन कराऊंगा। तो आज मैंने आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी करा दिया, लेकिन इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है उससे और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने जहां जहां से क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।